हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर्स जेई। और यार 2 महीने के बाद जो है वीडियो डल रही है। इसका रीज़न यार आप सब जानते ही हैं कि क्या परेशानी थी, क्या प्रॉब्लम थी। लेकिन हमारा जो जोश है, हमारा जो संकल्प है, हमने जो सोचा है, हमने जो आपको बोला है, हमने जो आपको वचन दिया है कि यार पूरा सिलेबस कराएंगे, तो यार वो बात पर हम टिके रहेंगे और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और अच्छी तरीके से कंटेंट क्रिएट करके आपके सामने पेश कर रहे होंगे। आपको क्या करना है, आपको यार अपना प्यार बना के रखना है, अपना ट्रस्ट बना के रखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, शेयर करो इसको और दोस्तों तक पहुंचाओ अपने, ताकि हमारा भी जो मोटिवेशन है, हमारी भी जो एनर्जी है वो बढ़ती जाए और हम अपने काम को जो है और सुधारते जाएं। ठीक है, चलिए यार, अभी तक हमने वेक्टर के 6 लेक्चर जो है कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद अब हम 7वें पे आते हैं। तो आज के लेक्चर में यार जो हम बात करने वाले हैं, बेसिकली मैं 3 टॉपिक को जो है पकड़ने वाला हूँ। पहला जो है पोजीशन वेक्टर रहेगा, दूसरा जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रहेगा और तीसरा जो है मैं डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में जो है बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप बिना किसी देरी के फटाफट हेडिंग डाल दीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे यार पोजीशन वेक्टर के बारे में। ठीक है, अब पोजीशन वेक्टर है यार, तो नाम से तो मेरे को कुछ अच्छा सा लग रहा है ना, नाम से कुछ अच्छा सा लग रहा है, पोजीशन बता रहा है। वेक्टर का असल काम मेरा डायरेक्शन बताना, मैग्नीट्यूड बताना, इतना सब हमने सुन लिया, सब जगह से सुन लिया, मुझसे सुन लिया। लेकिन अब पोजीशन वेक्टर की बात आ रही है तो इसका सबसे मजेदार काम यही है कि यार ये पोजीशन मुझे बता देता है, ये मुझे एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा है। नाम से तो मेरे को इतना ही समझ में आ रहा है, नाम पढ़ूंगा सबसे पहले दिमाग में यही आएगा कि यार पोजीशन वेक्टर का कुछ पोजीशन बता रहा होगा, वही बता रहा है, असल में भी वही बता रहा है। तो अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ जो मेरे को तो यार एज एन एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगता है, अच्छा तरीका लगता है बताने का। आप जाते हैं, आपकी माता जी, आपकी मम्मी आती है, आप सो रहे हो मस्त यार, एकदम बेड पे पड़े हुए हो, एकदम मस्त नींद ले रहे हो, आपकी मम्मी आती है, चप्पल उठा के आपको बजाती है कि कुछ काम कर लिया कर, और फिर एकदम से एक बढ़िया सा पर्चा बना के देती हैं और आपको देती हैं कि जा ये सामान लेके आ। ठीक, ये सामान लेकर के आ। उसमें लिखा होता है कुछ 5 किलो आलू, प्याज, बैंगन, लौकी। लौकी पसंद नहीं है, लौकी खाने का मन नहीं करता, लेकिन मम्मी ने बोला है तो हम लेकर के आएंगे। हम गए मस्त अपना झोला टांगते हुए, है कि नहीं, गए कि नहीं गए? कितने बच्चे जाते हैं कमेंट में बताना, कितने बच्चे की मम्मी ऐसे ही करती है। ठीक, अब हम क्या गए, अब हम गए सब्जी लेने गए। अब हमारे पास क्या होता है, छोटे होते हैं तो छोटा वाला फोन होता है ना, जिसमें 9 बटन होते हैं और एक काटने वाला और एक खोलने वाला फोन होता है, वो फोन लेकर के गए। अब क्या हुआ कि कुछ मम्मी भूल गई, और मम्मी भूली जो थी तो वो आपको फोन करके बताती हैं कि यार इतनी सारी सब्जी लेगा, उससे धनिया मिर्ची फ्री में डलवा लियो। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो तुमने उससे बोला धनिया मिर्ची फ्री में डलवाने को। अब तुम्हारी मम्मी ये पूछती है कि कहां पर पहुंच गया, कहां पर पहुंच गया। ठीक, तो तुम क्या बताओगे कि मैं यहाँ हूं? कैसे बताओगे? आपको कुछ रेफरेंस देना पड़ेगा ना कि यार मम्मी मैं उस परचूनी वाले के आसपास खड़ा हूं, या उस परचूनी वाले से 10 कदम आगे खड़ा हूं, या उस जूते वाले से 10 कदम आगे खड़ा हूं, या वो जो स्मार्ट पॉइंट है, आपकी भाषा में बोल देते हैं रिलायंस स्मार्ट पॉइंट, वो स्मार्ट पॉइंट है ना, वहां से 20 कदम आगे पहुंच गया हूं, मैं सब्जी वाला थोड़ी दूर पे। तो आपने क्या करा, आपने एक रेफरेंस दिया। तो मेरे को अगर कोई भी वेक्टर लिखना है, कोई भी पॉइंट लिखना है, सबसे पहले क्या मैं उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट जनरेट कर रहा हूं? क्या मैंने सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट नामक चीज का इस्तेमाल किया? चाहे वो स्मार्ट पॉइंट हो, चाहे वो जूते वाला हो, चाहे वो परचूनी वाला हो, कोई भी हो, मैंने रेफरेंस पॉइंट का नाम दिया कि यार मैं इस जगह से 10 कदम 20 कदम आगे हूं। अब आप आओ मैथमेटिक्स में। अब मैथमेटिक्स में आओ तो मैथमेटिक्स की जब हम बात करते हैं, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, तो हमारा रेफरेंस पॉइंट इस गेम में जो होता है वो होता है 0,0। अगर मैं आपको बोलूं, सपोज मैं आपको बोल रहा हूं कि यार मेरे को 4,5 4,5 कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करना है, बताओ कैसे करोगे? बताओ कैसे करोगे? सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा 0,0 किधर है, देखूंगा कि नहीं देखूंगा? सबसे पहले मैं देखूंगा 0,0 किधर है, यहाँ पे 0,0 है। अब मैं यहाँ से 4 कदम एक्स एक्सिस में आगे की तरफ जाऊंगा। अरे जाऊंगा, अरे हाँ ना बोल यार, समझ में आ रहा है ना, एक्टिव रहो। ठीक है, मैं 4 कदम आगे गया एक्स में, और अब मैंने देखा कि y में 5 है। अगर y में 5 है तो मैं y में 5 ऊपर गया। अरे बोल हाँ, यहाँ पे मैं 5 गया,
ठीक, ये पॉइंट मुझे मिल गया, यही तो पॉइंट है। ये पॉइंट कौन सा है? 4,5। और जो ओरिजिन से यहां तक जो ये वेक्टर है, इसी वेक्टर को हम नाम देते हैं आर वेक्टर, इसी को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अरे बोल हाँ कि ना, बोल तुझे समझ में आ रहा है? अरे अपने मुंह से तो बोल दे, तुझे समझ में आ रहा है ना? तो एक बार अपने मुंह से बोलो कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, मुझे क्लियर हो रहा है। ठीक है, कुछ नहीं है, हमने एक पॉइंट को चुना, उस पॉइंट को चुनने के बाद हमने 0,0 से, क्योंकि ये हमारा रेफरेंस है, क्योंकि इसको हमने रेफरेंस माना है, यहां से लेकर के मैंने 4,5 पर वो पॉइंट बना दिया। अब जो मेरा पोजीशन वेक्टर है वो यहां से यहां तक का जो हमारा है वो पोजीशन वेक्टर हमारा रहेगा। ठीक है, क्लियर है? ऐसे में कितने भी पॉइंट बना सकता हूं, कितने भी पॉइंट दे सकता हूं। जैसे मान लो मैंने आपको पॉइंट दे दिया, ऐसे बना दिया, ठीक है, ऐसे कोई पॉइंट बना दिया, ये 8,3, 8,3। तो हुआ क्या असल में, मैं 8 यहां गया, मैं 3 यहां गया, और ये मेरा जो है पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर डिनोट करते हैं। ऐसे में आपका मन है आप ए वेक्टर से करना चाहो, आप बी वेक्टर से करना चाहो, किसी से भी कर दो, जनरली आर वेक्टर से हम डिनोट करते हैं। तो जो मेरा आर वेक्टर हो गया वो क्या हुआ, वो ये वेक्टर है। अब इसको लिखें कैसे? अब सवाल आएगा कि सर आपने बता तो दिया कि होता क्या है, आपने समझा भी दिया कि होता क्या है, लेकिन अब मैं इसको लिखूं कैसे? फिर लिखने का वही तरीका है, मैं 8x में चल रहा हूं तो क्या मैं 8i कैप लिख सकता हूं? लिख सकता हूं कि नहीं? अरे हाँ ना बोल। तो ऐसे ही तो 3 जो है वो y में चल रहा है, तो क्या उसको 3j कैप लिख सकता हूं? सिंपल, कोई मुश्किल बात नहीं है, एकदम आसान। ये तुमको पिछली वीडियो में बताया मैंने, एग्जैक्ट वही चीज बताई है। ठीक है, तो क्या अब मेरे को आप कितने भी पॉइंट दे दो, चाहे प्लस में हो, माइनस में हो, नेगेटिव में हो, कैसे भी हो, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अगर बन रहा है तो मैं उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख सकता हूं। कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक आध दो तू नेगेटिव में भी लिख के देख ले, एक आध नेगेटिव में लिख के देख ले, देख नेगेटिव में लिख के देखेगा तो क्या होगा, फर्क क्या आएगा? फर्क कुछ नहीं आएगा। मान ले चल यहां पे है तू, तो तेरा x क्या हो गया, मान ले -4, और क्या ले, -4 लेते चल, ठीक है, ये -4 है, तो तेरा पोजीशन वेक्टर क्या ये वाला है, ये तेरा पोजीशन वेक्टर है। लिखना चाहेगा तो कैसे लिखेगा? इसको p पॉइंट मानेगा तो क्या लिखेगा? जो r वेक्टर है वो है तेरा -4i कैप -4j कैप, ये तेरा क्या हो गया, ये तेरा हो गया r वेक्टर, खत्म बात। अब एक चीज और तुझको बताई थी मैंने, वो देख क्या है, वो है r वेक्टर हमेशा क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ r इनटू उसका डायरेक्शन। लिख सकते हैं ना भाई, ये तू क्या लिख गया, तूने वेक्टर लिख दिया, मैग्नीट्यूड तू निकाल सकता है 0,0 से 4,4 तक का, डिस्टेंस फार्मूला लगा ले, उससे तेरा मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। अब ये चीज लिखी है r वेक्टर, r वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड भी है, उसका डायरेक्शन भी है। तो अब अगर मैं तुझको बोल रहा हूं कि r वेक्टर का डायरेक्शन बता दे, तो क्या r वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड r लिखना है तेरे को? अरे कोई सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ है नहीं। ठीक है, r वेक्टर का डायरेक्शन लिखना है तो क्या मैं इसको सिंपली इधर भेज के डिवाइड कर दूं? तेरे पास r वेक्टर है, ये रहा, -4i कैप -4j कैप, डिवाइड किससे करना है? इसके मैग्नीट्यूड से। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, आ गया तुम्हारा डायरेक्शन। इससे ज्यादा पोजीशन वेक्टर में कुछ नहीं है, इससे ज्यादा आपको इस चीज में दिमाग नहीं मारना। ठीक है, इतना आना चाहिए। मुझे रेफरेंस पॉइंट का मतलब समझ में आया, मुझे पोजीशन वेक्टर वर्ड का मतलब समझ में आया, मुझे कोई भी पॉइंट अगर दे दिया जाए तो क्या मैं पोजीशन वेक्टर लिख सकता हूं, ये चीज एकदम दिमाग में छपी होनी चाहिए। उसके बाद आपके दिमाग में ये भी चीज जो है छपी होनी चाहिए कि आर वेक्टर को मैं मॉड r इनटू r डायरेक्शन r कैप लिख सकता हूं। इतना आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, इतना है। चलो फटाफट कॉपी करना चाहो कॉपी कर लो। इसके बाद थोड़ा सा अच्छी चीज बताते हैं। वैसे तुम लोगों ने अपने हाल नहीं बताया, 2 महीने से हमारी बात नहीं हुई है,
थोड़ा हाल बात बताओ, मैंने तुम लोगों को बहुत मिस किया, सच बता रहा हूँ। अब देखो, अब किस चीज की बात करेंगे? अब मैंने जो दूसरी चीज बोली थी, वो बोली थी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कुछ नया नहीं है, देख करके ऐसे नहीं सोचना कि यार अभी तो काइनेमेटिक्स चालू ही नहीं हुआ और आप इसको कहां से ले आए। कुछ नई चीज नहीं है, एकदम लल्लू चीज है, एकदम लल्लू चीज है। देख, डिस्प्लेसमेंट अगर तू निकालता है, बचपन में पढ़ के आया होगा, डिस्प्लेसमेंट निकालता है तो तुझको कुछ 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, जिनमें एक होता है इनिशियल और एक होता है फाइनल। तेरे पास ये 2 पॉइंट होते हैं तो तू अपनी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता है। बिल्कुल सही बात है, थम्स अप थम्स अप थम्स अप, बिल्कुल सही बात है। इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट दोनों है तो तू डिस्प्लेसमेंट आराम से निकाल सकता है। ठीक, ऐसे ही अगर मैं तेरे को वेक्टर के केस में बात करूं तो तेरे पास इनिशियल वेक्टर या r1, फाइनल वेक्टर या r2 अगर हैं तो भी तू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकता है। देख कैसे, ये तो तेरा ओरिजिन है, तेरा x एक्सिस है, y एक्सिस है, ठीक। मान ले ये तेरा r1 वेक्टर मतलब इनिशियल पोजीशन वेक्टर, मान ले ये तेरा r2 वेक्टर है जो कि है तेरा फाइनल पोजीशन वेक्टर, तो ये तेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। बोल, तेरे दिमाग में घुसा, ये तेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। किया क्या है, मान ले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को नाम दे देता हूं AB वेक्टर, तो तू AB वेक्टर को क्या लिखेगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, क्योंकि R2 मैं इनिशियली यहां पर था, चल के भाग के दौड़ के गर्लफ्रेंड के पीछे 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 यहां तक आ गया। अरे आया कि नहीं आया, अरे आ गया ना। जब मैं यहां से यहां आ गया तो मेरी फाइनल पोजीशन ये होगी। मेरी इनिशियल पोजीशन कौन सी थी, ये। असल में डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता है, फाइनल माइनस इनिशियल वही होती है डिस्प्लेसमेंट। तो वेक्टर में भी तो यही चीज लगेगी कि नहीं लगेगी, अरे हाँ ना बोल, लगेगी ना। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या तेरा R2 वेक्टर है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या तेरा R1 वेक्टर है। अगर ये दोनों है तो तुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सीधा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर लिख और आंसर निकाल ले, खत्म। यही तेरा जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसको और सुंदर बना सकता हूं मैं इसको बोल दूंगा ये P है, ये Q है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। और सुंदर बनाना चाहूं तो ले इसको और सुंदर बना देते हैं। इस R2 वेक्टर को मैं OQ लिख दूंगा और R1 को मैं OP वेक्टर लिख दूंगा। बिल्कुल इतनी सी ही बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत ही लल्लू चीज है। इनिशियल और फाइनल दो चीजें दी हैं, दोनों को माइनस करना है, वही तेरा डिस्प्लेसमेंट असल में भी होता है। वेक्टर में क्या होगा, वेक्टर में भी सेम ही होगा, फर्क कुछ नहीं आएगा। यही तेरा फाइनल है, यही तेरा इनिशियल है, फाइनल माइनस इनिशियल वही तेरा। लेकिन ये वेक्टर के केस में भी है। एक एग्जांपल देख ले, तेरे को और समझ में आए। एक एग्जांपल देख और बढ़िया, तेरे दिमाग में एकदम ऐसे चिपक जाएगा, जैसे तेरी क्रश की फोटो तेरे दिमाग में चिपकी है। हाँ कि ना, सही बोला कि गलत? देख, मैंने तुझको बोला कि तेरा इनिशियल कोई पॉइंट है और वो पॉइंट है लेट्स से 4,5, ठीक। फाइनल पॉइंट जो है वो तेरा है कुछ, कितना मानूं, 10,10। अब डायरेक्टली तू निकालना चाहे अगर डिस्प्लेसमेंट तो थोड़ा मुश्किल है, लग रहा है कि यार थोड़ा मुश्किल है। पहले एक बात जान ले कि जो वेक्टर हम पढ़ रहे हैं ना, वेक्टर पढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो हमारी फिजिक्स को आसान बनाता है ना। वो हमारी फिजिक्स को आसान बनाता है। बच्चों के दिमाग में यही तो कंफ्यूजन है, वो वेक्टर को पढ़ते हैं ताकि उनको लगता है कि वेक्टर पढ़ने से हमारी मुश्किलें बढ़ रही हैं। अरे असल में गधों, असल में उसी से तुम्हारी चीजें आसान हो रही हैं। असल में
उसी से तुम्हारी चीजें आसान हो रही है और तुम उसको बोल रहे हो कि मुश्किल हो रहा है। कहाँ से हो रहा है मुश्किल? ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट आता है काइनेमेटिक्स में, रिलेटिव वेलोसिटी, उसको देख के कई फैल जाते हैं। अरे भाई उसी से आसान हो रहा है, उससे मुश्किल नहीं हो रहा, उससे आसान हो रहा है। तो वो चीजें मैं आपको बताऊंगा, तरीके से समझाऊंगा, तो आपको वो भी आसान लगेगी और हलवा लगेगा एकदम। टेंशन मत लो, विश्वास रखो बस। ठीक, अब इसको देख, तो क्या मैं इनिशियल पॉइंट वाले वेक्टर को 4i कैप प्लस 5j कैप लिख सकता हूँ और इसको बोल सकता हूँ r1 वेक्टर। ऐसे ही r2 वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ 10i कैप प्लस 10j कैप और इसको लिख सकता हूँ r2 वेक्टर। पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर पूछा जा रहा है मान ले ab वेक्टर, तो क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी लिखा जा सकता है और वो कैसे लिख सकता हूँ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो r2 वेक्टर लिख 10i कैप प्लस 10j कैप माइनस करेंगे हम 4i कैप माइनस 5j कैप। अरे हाँ ना बोल, अरे गणित तो लिखी है, अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं है, अरे बिल्कुल साफ सुथरा लिखा है, तेरे दिमाग में घुस रहा है। अब देख 10 माइनस 4 इज 6i कैप, 10 माइनस 5 इज 5j कैप। दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसको AB वेक्टर बोलते हैं। अब इसका अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है तो मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन पूछा जा रहा है तो वो भी लिख सकते हैं। वेक्टर तो यहाँ लिखा ही हुआ है क्योंकि मैंने वही निकाला है। बोल तुझे समझ में आया? एकदम दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा? बिल्कुल घुस जाना चाहिए। बहुत ही इजी चीज है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया भी है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, एकदम लल्लू चीज, एकदम लल्लू चीज। ऐसे कई सवाल हैं, कई सवाल है, कई 3D में पूछा जाता है। एक बार मैं आपको 3D और बता देता हूँ, ठीक है? उससे और आपका दिमाग जो है बढ़िया खुल जाएगा। एक बार मैं आपको 3D में और बता देता हूँ। एक सवाल था, मैंने कोचिंग की मॉड्यूल में देखा था, उसमें कैसे था कि 3D में मुझे सोचना है एक यूएफओ है, भाई साहब एक यूएफओ, एलियन घुसा दिए थे उस क्वेश्चन में। एक यूएफओ है, वो कहीं ऐसे है, उसका कुछ XYZ दिया है और उसी यूएफओ का कुछ XYZ दिया है कि उसने बोला कि वो यूएफओ इतने समय में इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच गई। भाई एलियन है तो बहुत अजीब सा टाइम दिया था कि इतने समय में इस पॉइंट से उस पॉइंट पे पहुंच गई, स्पीड बताओ। अब मेरे तोते उड़ गए, है कि नहीं उड़ जाएंगे, हर बच्चे को उड़ जाएंगे। क्या एलियन घुसाया, मैं थोड़ा डर लग गया, कुछ नहीं था। डिस्प्लेसमेंट निकाल ली, डिस्प्लेसमेंट डाली, टाइम था, वेलोसिटी मिल जाएगी, खत्म बात। यही करना था। लेकिन उस क्वेश्चन को फ्रेम इस तरीके से किया गया था कि आप देख के फैल जाए। और वो बच्चा मेरे से एक डाउट पूछने आया था, तो मैंने उसको यही बताया कि यार डरना नहीं है इन सब चीजों से, तो 3D में देख के डरेगा, 3D में देख के डरेगा। देख 3D में तेरे को और पहले बता दूं, 3D की जब बात चल रही है तो इसको x बोल, इसको y बोल, इसको z बोल। अरे हाँ ना बोल, अरे हाँ ठीक। अब मेरी मर्जी है ना यार, मेरे हाथ में है, मैं कहीं भी पॉइंट दे दूं। मैं तेरे को बोल सकता हूँ कि यार 2,4,6 ले लो आप पॉइंट, तो क्या इसको वेक्टर में लिखना जानता हूँ मैं? तो इसका पोजीशन वेक्टर बता, सबसे पहले क्या लिखूंगा? इसका पोजीशन वेक्टर बोल। अरे हाँ ना बोल, अरे 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, क्या ये मेरा पोजीशन वेक्टर हो गया? अरे बहुत आसान है। अरे x में 2 चला, अरे y में 4 चला, अरे z में 6 चला और मैंने लिख दिया, तो बोल r वेक्टर आ गया। बोल पोजीशन वेक्टर तेरे को समझ में आता है? 3D हो 4D, कितनी भी D हो यार, 1D हो 2D हो 3D हो, मैं लिख सकता हूँ, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। अब मैंने बोला कि इस पॉइंट से चल के, इस पॉइंट से चल के मैं 1 2 3 पे आ गया, तो ये तेरा क्या इनिशियल, तेरा फाइनल क्या हो गया? फाइनल क्या? i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप हो गया। और तेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या rf वेक्टर माइनस ri वेक्टर हो गया। क्या तू लिख सकता है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 6k कैप। और इसका आंसर अब तू लिख सकता है माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। अरे बोल हाँ कि ना? अरे बोल, बहुत आसान था।
अरे एक बार मुंह से बोल के बहुत आसान था। अरे सर ये क्या लल्लू चीजें पढ़ा रहे हो सर ये तो एकदम लल्लू चीजें हैं, ये तो बहुत लल्लू चीजें सर, क्या बता रहे हो जरा, एकदम लल्लू चीजें, बोल तुझे समझ में आया? अरे हाँ ना बोल, ठीक है। चलो अब दूसरी चीज चालू करते हैं जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, मजेदार भी है, तुमको समझ में भी आएगा, लेकिन समझने के लिए दिमाग खोल के रखना, मेरी बातें ध्यान से सुनना। हो सकता है कई बच्चों ने मेरे को बोला कि सर आप बहुत तेज भागते हुए पढ़ाते हो, बहुत तेज पढ़ाते हो। एक तो नीले पेन की शिकायत अभी तक नहीं, देख लो नीला पेन एकदम चिपक जाता है बोर्ड से। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं डायरेक्शन कोसाइन, जो कि इस वीडियो का आखिरी पार्ट है। इस चैप्टर का आखिरी पार्ट नहीं, ये मत सोचना कि ये पढ़ा दिया इसके बाद चैप्टर खत्म, नहीं, ये पढ़ाया तो इसके बाद अभी आपका डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का बच रहा है, वो आप बताएंगे, ठीक है। अच्छा ये है, अब ये क्या चीज दे दी सर आपने, वैसे ये चीज तुम्हारे काम की अभी है नहीं, लेकिन काम की है भी। क्या बोल रहा हूं मैं, कैसी जीभ लबलबाई है देखो असल में जो ये चीज आती है आपकी 3D ज्योमेट्री में, जो कि मैथ्स का पार्ट है, मैथ्स का चैप्टर है, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, ठीक है। अब इधर क्या है, इधर आपको बहुत बेसिक सा यूज पड़ता है, बहुत बेसिक सा, ज्यादा है नहीं। हालांकि आप इसको ना पढ़ो तब भी आप डॉट प्रोडक्ट से जो है ये चीज बता सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्या है। आप 3D में हो, ठीक है, आप जिस भी कमरे में बैठे हो, पहले तो आप उठ के बैठो, चेयर पे बैठो, चेयर पे बैठने के बाद क्या करो, एक कमरे का कोना पकड़ लो, ठीक, आप बन जाओ चुईया या चूहा, लड़की हो तो चुईया बन जाओ, लड़के हो तो चूहा बन जाओ, और एक कमरे का कोना पकड़ लो। कमरे का कोना पकड़ोगे तो वहां पे आपको 3 डायरेक्शन में दीवारें चलती हुई दिखेंगी, एक दिखेगा ऊपर की तरफ, एक दिखेगा इस तरफ, एक दिखेगा इस तरफ। उन तीनों को मान लो एक्सिस, एक्स वाई जेड, क्या मान लो, एक्स वाई जेड, ठीक। अब मान लो उस जगह से, जैसे मैं मान लेता हूं मेरे पास ये कोना है, वहां से एकदम सेंटर की तरफ मान लो कोई वेक्टर बना हुआ है ना, कोई एरो बन के आ रहा है ऐसे सेंटर की तरफ, उस कोने से ऐसे सेंटर की तरफ बन के आ रहा है। अब जो आपने एक्स वाई और जेड बनाए हैं, तो वो जो वेक्टर है वो एक्स से भी कुछ एंगल बना रहा है, वो वाई से भी कुछ एंगल बना रहा है, वो जेड से भी कुछ एंगल बना रहा है। देख कैसे, जैसे तेरा ये है एक्स वाई और जेड, ठीक, एक्स वाई जेड ऐसे कुछ बना रहा है। कोई भी वेक्टर है, मान ले ओ ए वेक्टर है, तो ये x से कुछ अल्फा बना रहा है, y से कुछ बीटा बना रहा है, और z से कुछ गामा बना रहा है। मतलब x से कुछ अल्फा एंगल की दूरी पे है, x से कुछ अल्फा एंगल की दूरी पे है, y से कुछ बीटा एंगल की दूरी पे है, z से कुछ गामा एंगल की दूरी पे। 3D में है तो तीनों एक्सिस से एंगल बनाएगा ही बनाएगा। तुझे थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, थोड़ा इमेजिन कर। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। इससे अब एक चीज हमको याद रखनी चाहिए, वो चीज ये होती है कि हमारा एक आइडेंटिटी है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये चीज आपको याद रखनी है। इसका डेरिवेशन मैं बता सकता हूँ, लेकिन इतना ज्यादा आपको करना नहीं है, सोचना भी नहीं। मैथ्स में बताएंगे वो अच्छे से बताएंगे, काम नहीं है आपका इस चीज का, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए, बस मैंने उसी बेसिस पे बताया। हालांकि आपको डेरिवेशन करा दूं, पेजेस भर जाएंगे, पन्ने भर जाएंगे, कुछ नहीं होगा, लेकिन असल तरीके से जब आप वेक्टर 3D ज्योमेट्री मैथ्स में पढ़ोगे 12th क्लास में, आप अभी 11th में हो तो मेरे को लगता नहीं, इतना जरूरी नहीं लगता कि अभी बताना चाहिए, लेकिन हाँ जान लो, ठीक है, जान लो कि ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है तो आपको बोल देगा कि यार एक कोई वेक्टर है जो x एक्सिस से कुछ एंगल बनाता है, y एक्सिस से कुछ एंगल बनाता है, बताओ इसकी वैल्यू या बताओ साइन की वैल्यू, तो आप निकाल सकते हो। बस इतना कॉन्फिडेंस रखो, ये आप बता सकते हो, ठीक है। तो इस चीज में और कुछ बताना है क्या? अच्छा मान लो आपको cos अल्फा पूछा जा रहा है, तो cos अल्फा कैसे निकालोगे, है ना। मैंने बोला कोई ये वेक्टर है, मान लो
मान लो आपका ओ ए वेक्टर जो है वो है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक, ये आपका ओ ए वेक्टर है, ये आपका ओ ए वेक्टर है। और मैंने आपसे बोला, अरे क्या बोल दिया मैंने बोला एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, मतलब क्या मैं अल्फा की वैल्यू पूछ रहा हूं, क्या मैं अल्फा की वैल्यू पूछ रहा हूं? अरे हाँ ना बोल। मैंने वेक्टर दिया ओ ए वेक्टर और मैंने बोला एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो क्या मैं अल्फा की वैल्यू पूछ रहा हूं? हाँ कि ना बोल, अल्फा की वैल्यू पूछ रहा हूं। अरे बोल अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेगा? तो ये डॉट प्रोडक्ट का काम है, डॉट प्रोडक्ट का काम है, उसमें भी आप समझ जाओगे। आप सिंपल लिखोगे ओ ए वेक्टर डॉट आई वेक्टर, क्यों? क्योंकि आपको केवल x दिया है, केवल x, तो मैं डॉट आई कर दूंगा और इधर लिखूंगा मैं ओ ए का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड कॉस अल्फा। ये डॉट प्रोडक्ट का काम है, आपको वहां समझ में आएगा। आपको बस मैं बता रहा हूं कि आपको याद क्या रखना, ठीक है? तो अब आप क्या करोगे, जो भी ओ ए वेक्टर है, ओ ए वेक्टर ये है, इसमें आई डॉट आई करोगे तो केवल क्या बचेगा, x वाला कंपोनेंट, केवल x वाला कंपोनेंट बचेगा। तो मैं लिख देता हूं x कंपोनेंट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए वेक्टर, दिस इज cos अल्फा। जैसे कि आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं अच्छे से। ये आप याद रखो कि अगर मेरे से अल्फा के लिए पूछ रहा है, मतलब कि अगर मेरे को कोई वेक्टर है और वो x एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है और वो मुझसे वो एंगल पूछ रहा है कि x एक्सिस से बताओ कितना एंगल बना रहा है, तो सिंपल सी बात है, बस x का कंपोनेंट उठाओ, डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से, वही मेरा एंगल है cos अल्फा, cos अल्फा। y से पूछ रहा है तो y का कंपोनेंट उठाओ और डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से, z से पूछ रहा है तो z का कंपोनेंट उठाओ और डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से, ठीक है? चलो आपको दिखा देता हूं किसी सवाल में अच्छे तरीके से। हालांकि डॉट प्रोडक्ट का काम है, उसमें आपको और अच्छे समझ में आएगा, लेकिन क्योंकि बताते हैं तो बता देते हैं हम भी, ठीक? अब मैंने क्या पूछा था, मैंने पूछा था x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा। तो मैं क्या करूंगा, x वाला कंपोनेंट उठा ले, x वाला उठा लिया, मैं लिखूंगा cos अल्फा। क्या लिखूंगा, cos अल्फा, और मैं x वाला कंपोनेंट उठाऊंगा और डिवाइड में आ जाऊंगा। डिवाइड में आ गया तो डिवाइड में आने के बाद मैं लिखूंगा इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 4 9 16 कितना होता है, 4 9 16 क्या रूट 29 होगा? क्या ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट 29 होगा? 16 9 25, 16 9 25, 25 और 4 रूट 29। तो क्या कर, रूट 29 से डिवाइड कर दे। ऐसे ही अगर बोला जाए y एक्सिस से बताओ, y एक्सिस से एंगल, क्या cos बीटा लिखूं, cos बीटा लिखूं तो क्या 3/√29 लिख दूं? बता हाँ कि ना, अरे बोल हाँ कि ना। ऐसे ही cos गामा, मतलब कि z एक्सिस से बताओ, z एक्सिस से बताओ कितना एंगल बना रहा है, तो क्या 4/√29 लिख दूं? क्यों? क्योंकि भाई y का पूछा तो y का कंपोनेंट उठाऊं, y का अगर पूछ रहा है तो y का कंपोनेंट उठाना है, डिवाइड कर देना मैग्नीट्यूड से। z से पूछ रहा है तो z वाला कंपोनेंट उठाना है और डिवाइड कर देना उसके मैग्नीट्यूड से। अब चाहो तो तुम ये आइडेंटिटी चेक कर सकते हो, देख लो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, ऐड करोगे तो 29/29 जो कि हो जाएगा 1। ठीक है, समझ में आया इतना पार्ट? बहुत इजी है। आपको x से पूछ रहा है तो आपको x वाला कंपोनेंट उठाना है, डिवाइड करना है उसके मैग्नीट्यूड से, वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। आपसे y से एंगल पूछ रहा है, मतलब कि बीटा, तो आपको y वाला उठाना है कंपोनेंट और डिवाइड कर देना इसके मैग्नीट्यूड से। अगर आपसे z से पूछ रहा है, z से पूछ रहा है तो आपको 4, मतलब कि जो z कंपोनेंट है वो उठाना है और डिवाइड कर देना उसके मैग्नीट्यूड से। ठीक है, चलिए, तो इतना मैंने टारगेट रखा था कि इतना बता दूंगा। अच्छा खासा बता दिया, आपको समझ में भी आया होगा। बहुत बेसिक चीज थी, बहुत बेसिक चीज थी, आसानी से आपको समझ में आ गई होगी। इससे ज्यादा आपको बस एक चीज करनी है, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलो। हालांकि मैं सोच रहा हूँ सैटरडे को जो वीडियो डालूंगा उसमें जो हफ्ते भर में हमने पढ़ाई करी है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ आगे करने के लिए, वो ये है कि यार मंडे से फ्राइडे तक तो हम क्लास लेंगे, हर दिन मंडे से फ्राइडे तक हम क्लास लेंगे। सैटरडे संडे हम मस्ती करेंगे,
जिसमें एक मस्ती में हमारी जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, अच्छी स्टैंडर्ड मटेरियल से जो है हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। सबसे पहले तो आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कुछ अच्छा लगा हो तो उसको कमेंट में भी कर दो, कुछ बुरा भी लगा हो तब भी कर दो, ऐसे नहीं है। और इसको क्या करो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।